हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी। इससे पहले मैंने 9 कहानियाँ करवा दी है और ये हमारी 10वीं कहानी है। जिसने नहीं देखी है देख लेना। और मैं ये आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ हैं, 21 की 21 कहानियाँ, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊँगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफ़र चला हुआ है। मेरे बेटे का जन्मदिन है 11 तारीख को, यानी कि कल। अब आपको 999 रुपये में मिल जाएंगे, जो आपके यूजीसी नेट, ऑब्जेक्टिव हरियाणा, सब्जेक्टिव इंटरव्यू, यानी चारों ही प्रोसेस की तैयारी इसी नोट से हो जाएंगी। ठीक है। वैसे तो ये ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं और यूजीसी नेट के लिए, लेकिन अभी क्या है, हरियाणा की वैकेंसी आई हुई है इसलिए कह रही हूँ। इसके अलावा एस्टेट का आपको ऑल टीजीटी बीजीटी का चाहिए तो 899 रुपये की पीडीएफ मिल रही है संपूर्ण पाठ्यक्रम की। कल तक इसका अंतिम ऑफर है, बाद में आपको वो 1100 रुपये की मिलेगी। तो आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं और अपना चयन पक्का कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, तीसरी कसम कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, और ये फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में अवश्य जान लेंगे, ताकि लेखक की रचनाएं, उनके जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न आए वो हमारा गलत नहीं हो, यानी कि हम अपना 1 नंबर पक्का कर लेंगे। और ये कहानी मैं आपको इस प्रकार से सुनाऊंगी कि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पेपर की तैयारी एक साथ हो जाएगी। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 को बिहार के अंगना ऐसा ही कुछ नाम है, इंगना ऐसा यहाँ है, गांव में हुआ था। मतलब बिहार में इनका जन्म हुआ था और सन 1921 में हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था, 1921 में। इसी प्रकार लेखकों के और कवियों के क्रमबद्ध रचनाएं भी क्रमबद्ध लगाने आ जाती हैं। पहले कौन, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद ऐसे कौन सा आता है। आरोही और अवरोही दोनों ही क्रम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्या है, लेखक है, इनका बहुत कहानियों में ये साहित्य में योगदान रहा है। इन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। आंचलिक मतलब कि जैसे जो आपका अंचल होता है, जैसे देहाती आपका एरिया होता है, देहाती क्षेत्र होता है, तो उस प्रकार से इनकी रचनाओं में आंचलिकता, यानी जो क्षेत्रीय है, ग्रामीण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा ज़्यादा मिलती है, उसका वातावरण ज़्यादा मिलता है जो कि धरातल से जुड़ा हुआ है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाती है और आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। पहला प्रश्न है, इनका जन्म कब हुआ था, 1921 बिहार के अंगना नामक गांव में हुआ था। दूसरा, ये आंचलिक कथाकार थे। तीसरा, ये प्रेमचंद की ही तरह यथार्थवादी, मतलब जो समाज में, वैसे तो प्रेमचंद आगे चलकर आदर्शों की यथार्थवादी हो जाते हैं, लेकिन क्या है, यथार्थवादी का मतलब होता है जो वास्तविकता पर आधारित हो, जो समाज में घटना घटित हो रही हो। और इसके बाद आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा किसे दी जाती है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें किसे दी जाती है, इसको दी जाती है, फणीश्वर नाथ रेणु को दी जाती है। और मैं जो आपको कहानी सुनाती हूँ तो इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैसे आप क्या हैं,
आप अगर काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो या बर्तन धो रहे हो, ऐसे भी आप सुन लोगे काम करते करते, तो आपके जहन में अच्छी प्रकार से बैठ जाएगा अगर ध्यानपूर्वक मुझे सुन रहे होगे। और अगर आपके पास समय है, यानी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं है, तो आप इसे देख और सुन दोनों भी सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध कथा संग्रह, इनके प्रसिद्ध कथा संग्रह, कथा का मतलब कहानी ही होती है। आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, और इनकी प्रसिद्ध कहानी। ये कथा संग्रह का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा कहानी हो। तो कथा संग्रह हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। ठीक है, तो ये आदिम रात्रि की महक और ठुमरी, अग्निखोर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी वही तुम्हें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई मेरा बेटा बड़ा शैतान है, इधर उधर रहता तो आवाज़ उसकी आती रहती है। वैसे मैंने उसको बाहर खेलने के लिए भेज रखा है, लेकिन बाहर आवाज़ आ रही है। मारे गए गुलफाम, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। आपके पाठ्यक्रम में 2 कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, एक तो तीसरी कसम और दूसरी भी वो मैं आपको बताऊंगी। ये इसका दूसरा इनाम है, मारे गए गुलफाम इनका क्या है, उपनाम है। एक आदिम रात्रि की मैम लाल पान की बेगम, ये आ गया भाई लाल पान की बेगम और मारे गए गुलफाम, लेकिन बाद में चलकर इनका क्या नाम तीसरी कसम हो जाता है। तो इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही कहानी के 2 नाम है, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम इनका उपनाम है। मतलब कहानी एक है, इनके शीर्षक 2 दिए गए हैं। ठीक है, और लाल पान की बेगम भी आपकी क्या है, पाठ्यक्रम में है। तो आपके पाठ्यक्रम में 2 कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। वैसे कुल देखा जाए तो आपकी 21 कहानियां हैं, जो आज हम 10वीं कहानी पढ़ रहे हैं, और हम 21 की 21 पढ़ेंगे। पंचलाइट, तबे एकल चलो रे, ठेस संवेदिया। तो जो जहाँ तक हमने जो पढ़ा है, संवेदिया भी आपने पढ़ा है, और मारे गए गुलफाम तीसरी कसम हम आज पढ़ेंगे। आदिम रात्रि की महक, ये भी महत्वपूर्ण है। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तो ये कहानियाँ ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैं एक बार रिवीजन करती हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। मैं 2-3 बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके यहाँ क्लास ख़त्म होते होते आपको याद हो जाए। ठीक है, पढ़ रही हूँ, दोबारा से देखेंगे। मारे गए गुलफाम तीसरी कसम एक ही, मतलब शीर्षक 2 है, कहानी एक ही है। आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। पंचलाइट, तबे एक चलो रे, ठेस संवेदिया। ठीक है, तो ये आपकी कथा संग्रह और कहानी है, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका पहला उपन्यास मैला आंचल है, और जो ये भी सन याद रखेंगे 1954 ईस्वी में लिखा, प्रकाशित हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1954 में, और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। कब प्रकाशन हुआ था? 1954 में हुआ था, और इस पर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जेपी आंदोलन की सक्रिय भागीदारी और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। अब क्या है, पद्मश्री इन्हें दे दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, सत्ता द्वारा दमन विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। अब आपने देखा होगा कि जैसे कई महान पुरुष होते हैं, जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस दौरान बहुत से ऐसे जो हमारे महान पुरुष हुए जिन्होंने क्या है, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, जेपी आंदोलन बड़ा सक्रिय भाग दिया, लेकिन सत्ता का दमन करने के, सत्ता का जो आम जनता का दमन कर रही थी, तो इन्होंने क्या, रुष्ट होकर यानी विरोध के माध्यम से पद्मश्री को लौटा दिया था, यानी त्याग कर दिया था।
तो इस तरह की बातें हर एक पुस्तक में आपको नहीं देखने को मिलती है। जहाँ थोड़ी सी अलग बात हो, अलग प्रश्न हो, वहाँ आपको याद करना है, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता का ज़माना है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाए और पॉइंटों में सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखेंगे, और आपकी तो नेगेटिव मार्किंग है, आपके तो पॉइंट में रिजल्ट आएगा ही। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे इनके समकालीन कवि था, परम मित्र थे। अब क्या है, जो आपके आगे जी है ये इनके क्या है, मित्र थे। परम मित्र मतलब घनिष्ठ मित्र। अपनी कृतियों उन्होंने आंचलिक पदों पर बहुत प्रयोग किया। इनके आंचलिक पदों में वहाँ की संस्कृति, पेड़ पौधे, भाषा, रहन सहन, आचार विचार, पर्व त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, कहानी के विषय वस्तु होते हैं। रेणु का आंचलिक परिवेश स्थानीय न होकर सर्वदेशीय था। मतलब कि इन्होंने सिर्फ अपने ही क्षेत्र का वर्णन नहीं किया है, बिहार का इन्होंने वर्णन नहीं किया है, बल्कि आसपास के जैसे अभी और भी जैसे गांव देहात है उनका भी इन्होंने वर्णन किया है। तो ये सारे ही देहात आंचलिक में आ जाए, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, भाषा है, रहन सहन है, आचार विचार है, त्योहार है, परंपराएं, सभी इसमें आ जाती हैं। तीसरी कसम उर्फ मतलब कि जैसे आपके नाम है, आपके नाम डुग्गू पुग्गू जो भी हैं, जैसे घर में जो बोलते हैं, जैसे मैं अपनी गैस को लड्डू बोलती हूँ, ऐसे ही आपके नाम होंगे। तो उर्फ मतलब व्यक्ति या नाम एक ही है, मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन उसके नाम दो रखे गए हैं। तो तीसरी कसम कंफ्यूज नहीं होना है, तीसरी कसम मारे गए गुलफोम का ही नाम है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, याद कर लेना है। सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर राजकुमार ओबैदा रहमान को लेकर तीसरी कसम नाम से एक फिल्म भी बनी थी। अब क्या है, ये पूछा जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु की ऐसी कौन सी कहानी है जिस पर फिल्म बनी है। तो तीसरी कसम मारे गए गुलफोम ने क्या है पर फिल्म बनी है। और इनके निर्देशक ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टर पूछे जाते हैं, हीरो पूछे जाते हैं, राजकुमार और वहीदा रहमान है। और नाम से शैलेंद्र एक फिल्म भी नाम, और फिल्म का क्या नाम था, शैलेंद्र ने एक फिल्म भी, शैलेंद्र ने एक फिल्म बनाई। शैलेंद्र मतलब कि इसमें जो निर्देशक है यानी जो डायरेक्टर है उसका नाम क्या है, शैलेंद्र है। और वहीदा रहमान, और ये क्या है, हीरो जो भी इनमें रोल करने वाले हैं। ये कहानी भारत की देहाती दुनिया, वहाँ की सादगी का वर्णन करते, मतलब इस कहानी के माध्यम से देहाती जीवन है जो धरातल से जुड़ा, उसके सादगी यानी सादा जीवन पर विचार किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। अब किसी भी नाटक, उपन्यास, कहानी को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान देखना है कि इसमें लेखक है, यानी इसमें जो पात्र है लेखक ने कौन कौन से लिए, और इसमें क्या कहानियों में ज़्यादातर कमी पात्र, उपन्यास और नाटक में पात्र थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के भरमार पात्र हैं, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए फिल्म में इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है। तो वैसे ठीक ठाक हैं, ये आपको याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ऐसे हैं जो आप याद आराम से कर सकते हैं। जिसमें मैं मुख्य पात्र और गौण पात्र दोनों के बारे में बताऊँगी आपको। हीरामन इस कहानी का नायक पात्र है जो सीधा साधा और देहाती युवक है। मतलब इस कहानी का जो नायक है, नायक मतलब हीरो है, तो हीरो कौन है इसमें, हीरामन है, जो कि सीधा साधा और देहाती युवक है। वह एक बैलगाड़ी चलाने वाला है, मतलब कि बैलगाड़ी चलाता है। हीराबाई नाटक में कार्य करने वाली एक सुंदर स्त्री पात्र है, जिस पर सबबाई नाम से पुकारते हैं। तो क्या है, एक गाड़ी चलाता है, हीरामन क्या है, गाड़ी चलाता है। लेकिन हीराबाई क्या है, एक नौटंकी, मतलब कि जैसे आपने देखा हो नर्तकी जो थोड़ा अभिनय करती हो, ठीक है, अभिनय करने वाली है, नृत्य गान करने वाली है, तो वो हीराबाई है और हीरामन गाड़ी चलाने वाला है। तो अन्य पात्र आप देखेंगे इसमें लाल मोहर है, धुन्नीराम है, पलटदास है, हीरामन के गांव के गाड़ीवान है। जो पलटदास है कौन है, हीरामन के गांव के गाड़ीवान, ये भी क्या है, गाड़ी चलाने वाले हैं। लहसनवा है लाल मोहर गांव का नौकर गाड़ीवान। तो लहसनवा कौन है, लहसनवा लाल मोहर का नौकर और गाड़ीवान। ये क्या है, ये किसका है, ये नौकर है, किसका नौकर है, लाल मोहर का। कौन है, लहसनवा। तो देखें एक बार, हीरामन और हीराबाई तो मुख्य पात्र हैं।
ठीक है। और जो अन्य पात्र मतलब गौण पात्र हैं, लालमोहर है, दुन्नीराम है, पलटदास है, जो हीरामन के गांव के गाड़ीवान है पलटदास। लेकिन लहसनवा क्या है, लालमोहर का नौकर और गाड़ीवान। लालमोहर का नौकर और गाड़ीवान कौन है, लहसनवा है। तो आगे बढ़ते, अब हम कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे और मैं इतने जैसे कि आपके 250 शब्दों में लिखने वाली जो कहानियाँ आएंगी, तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको लगभग 300 की तो आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि वहाँ परीक्षा का दबाव इतना होता है कि हम जब 250 करके जाएंगे तो हम 200 के आसपास लिखेंगे। तो ऐसा करना, थोड़ा सा 2-3 यानी कि 4-5 लाइन ज़्यादा ही आपको याद करनी है, ताकि जितने शब्दों में कहा जाए उतने तो आप ज़रूर लिख पाओ। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में सुनाऊंगी, बिल्कुल कहते हैं ना आंचलिक तरीके से सुनाऊंगी, क्योंकि आप भी हरियाणा से ज़्यादातर अभ्यर्थी जुड़े। अगर बाहर का जुड़ा हो ना, वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि अगर आप हरियाणा से बाहर के देख रहे हो तो, क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो में बाहर के भी जुड़े हैं। तो हमारा भारत देश पूरा एक देश है, तो मैं ऐसी कोई भावना नहीं रखती हूँ कि हरियाणा के ही मेरे दोस्त है, बाकी सब मेरे दोस्त हैं। तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि हरियाणा से बाहर के भी कोई वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफम एक अंचल की कथा है, मतलब एक आंचलिक कथा है, देहाती जीवन से संबंधित कथा है। इसका परिवेश ग्रामीण है, जहाँ जीविकोपार्जन का साधन कृषि और पशुपालन है। सभी जानते हैं आज भी ज़्यादातर संख्या हमारी क्या है, कृषि पालन और माफ़ कीजिए कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर है। तो उस समय तो होता ही था। इस कहानी का मूल पात्र हीरामन है और हीराबाई। मूल पात्र कितने, 2 है, हीरामन और हीराबाई। नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन। हीरामन एक गाड़ीवान है, यानी गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी रखता है। हीराबाई नौटंकी में अभिनय करने वाली एक रूपवती स्त्री है, जो सामान्य भाषा में बाई कहा जाता है। मतलब कि ये अभिनय थोड़ा बहुत अभिनय करने वाली है, इन्हें नौटंकी करती है, अपने डांस वगैरह करती है, और इसे बाई कहा जाता है साधारण भाषा में। इस कहानी का नायक हीरामन एक सीधा साधा भोला भाला ग्रामीण युवक है। हीरामन लंबे अरसे से यानी 20 साल से गाड़ी हाँकता आ रहा है। मतलब लंबे अरसे मतलब समय से, 20 साल से वो गाड़ी चला रहा है। इस कला में उसे महारत हासिल हुई गाड़ी चलाने के लिए भी। अब आपको ये आपके मन में शायद ये सवाल होगा, आपकी बैलगाड़ी है तो वो तो कैसे भी चला, नहीं, उनके लिए भी एक्सपीरियंस यानी अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब हमें कोई बैलगाड़ी दे दे तो पता नहीं कहाँ से क्या करना है, तो वो भी एक अभ्यास की आवश्यकता होती है। चाहे सीमा के उस पार नेपाल से धान और लकड़ी ढोते हैं, साहसिक कार्य हो या पेट्रोल के ज़माने में चोर बाजरे का माल उस पर पार पहुंचाने जैसा जोखिम भरा कार्य। तो एक बार आपसे सुन लो एक बार ध्यान से, क्योंकि ये वाक्य थोड़ा लंबा है। वह चाहे सीमा के उस पार, नेपाल से धान, सीमा से उस पार मतलब भारत की जो सीमा लगती है तो उसमें क्या है, नेपाल है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो आपने भारत का नक्शा देखा होगा, तो जैसे हमारा अफगानिस्तान लगता है, पाकिस्तान से लगता है, इसी से जैसे जो बाकी तो अन्य राज्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विदेश भी हैं और राज्य भी हैं। अभी हमारा क्या है, हमारी जो बाउंड्री हरियाणा की बाउंड्री जैसे लग रही है, तो जैसे नेपाल से लगती है, माफ़ कीजिए हरियाणा तो बीच में हो जाता है, ये जैसे आपके पंजाब के आसपास है, इधर असम के आसपास है, तो ये नेपाल है। धान और लकड़ी ढोते साहसिक कार्य हो या कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार उसे पार पहुंचाने जैसा जोखिम भरा कार्य बड़ी सफाई से उसे अपना कार्य करता है। किंतु सीमा के इस पार न गई 5वीं बार गाड़ी पकड़ी गई। यानी कि मतलब वो चोरी का माल तो ढोता है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मैंने कहानी आप यहाँ बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, लेकिन क्या है वो दिल का बड़ा साफ आदमी है। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ कार्य ऐसे भी करने होते हैं जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करने पड़ते हैं। अगर आप अपने देश के लिए विदेश में से अगर चोरी भी कर रहे हो, चोरी मतलब ये नहीं कि आप अपना घर भर रहे हो, मतलब देश के लिए अगर आप चोरी भी करनी पड़ रही है। अब क्या है, दूसरे जैसे मान लीजिए कोई विदेश में हमारी कोई चीज़ उठा लेगा, चीज़ मतलब ये नहीं कि जैसे कि कोई है, जैसे कोई हथियार है तो वो उठा, तो वो हम वापस लेके आ रहे, तो वो चोरी नहीं मानी जाती। वो हम देश के लिए, अपने देश को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे। हीरामन समझ गया इसका निस्तार नहीं है, निस्तार मतलब अंत नहीं है। वहां से भागने पर वह पहली कसम खाई, अब कभी चोरी की चीजों को लादना नहीं करेगा। मतलब वो क्या करता है, नेपाल से वही जोखिम भरे कार्य करता है, चोर बाजारी करता है।
और ये काम बड़ी सफाई से कर देता था। लेकिन पहले क्या है, उसके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लालच था, लेकिन वो अच्छा आदमी है। देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत गलती की है लेकिन आपको प्रायश्चित हो जाता है, उसके बाद सुधार ले आते हो, तो आप अच्छे, यानी आप बुरे इंसान नहीं हो। ठीक है, थोड़ी बहुत तो गलतियां सबसे हो जाते, वही हीरामन ने की है। लेकिन अब क्या है, उसने क्या किया कि अब वो अपने आप को अपनी कसम खाता है कि मैं अब चोरी नहीं करूँगा, चोरी का माल नहीं ला दूंगा। तो इसमें तीसरी कसम खा गया, मतलब उसने इस कहानी के माध्यम से 3 कसम खाई है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। तो पहली कसम का आपको उत्तर मिल गया कि पहली कसम क्या है, उसने चोरी का माल लादना की कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं चोरी का माल नहीं ला दूंगा, मतलब चोरी नहीं करूंगा, ऐसे जोखिम भरे कार्य नहीं करूंगा। तो तीनों ही कसम मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रुचि बनाने के लिए आपको अंत तक अवश्य बना रहना है। चोर बाजारी का माल और बांस, यानी बांस को भी वो नहीं रखेगा। बांस चंदर के लिए कोई 50 रुपये दी दे तो हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। यानी उस समय 50 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते थे। वो कह रहे कि 50 रुपये में अगर मुझे कोई दे तो मैं बांस नहीं ला दूंगा, चोरी का माल नहीं ला दूंगा। तो ये इनकी क्या है, दूसरी कसम उठाने के बाद सबसे पहले पूछ लेता था कि वह चोरी चकारी वाली चीज़ या बांस तो नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए ऑफर आते हैं, अब आप भी कोई गाड़ी लेकर जाते हो कोई सामान के लिए, तो पूछे हाँ भाई क्या लेकर जाना है, किस माल की सप्लाई करनी है, तो पूछते हैं ना। तो वही क्या है, हीरामन पूछते हैं जब भी कोई कहता है कि भाई सामान लाद कर ले जाना है, तो पूछ रहे हैं कि चोरी का माल तो नहीं है, बांस तो नहीं है। तो ये दोनों कसम किसने, हीरामन ने 2 कसम खाई है कि एक तो वो चोरी का माल नहीं ला देगा, दूसरा बांस नहीं ला देगा, तीसरी कसम भी आएगी जल्दी ही, वो आप धैर्य बना कर रखेंगे। आज हीराम को न जाने क्यों पीछे से गुदगुदी होने सी लगती है। अपने 20 साल की गाड़ी चलाने के अनुभव से ऐसे अनुभूति कि पहली बार हो रही है। उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक में पीठ में लगी गुदगुदी खिंच रही है, और ये उन्हें इसी सोच के क्रम में कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी दाना पहिया बेमौका हिचकोला खाने से शीशी की आवाज़ आती है। मतलब कि पीछे अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि तीसरी कसम भी वो खाता है, तो वो तीसरी कसम की हमारी शुरुआत हो चुकी है। मतलब कि हीरामन के पीछे कौन बैठी है, हीराबाई बैठी है। तो हीराबाई बैठी है तो उसे क्या है, उसको लग रहा है कि मतलब कि एक तो भाई वो क्या थोड़ी सी, देखो वैसे तो कोई भी आज तो हम जिसे सेंट बोलते हैं, तो उस समय क्या है, उस समय भी जो करते हैं भाई, जो अभिनय करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा समाज को दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही सजना संवरना पड़ता है भाई। उनका तो काम यही है भाई, वो अट्रैक्टिव दिखना, आकर्षित दिखना। तो उसको ये बार बार क्या है, गुदगुदी सी हो रही है। गुदगुदी मतलब कि एक अजीब सा महसूस, बार बार पीछे मुड़कर देखना, उसको उसकी क्या है, उसके अंदर से एक महक सी आ रही है। तो वो क्या है, उसका गाड़ी का जो पहिया है, कौन सा दाहिना पहिया हिचकोला खाना, मतलब शीश के आवाज। जैसे आपने कभी गाड़ी चलती बैलगाड़ी देखी, मैंने तो देखी है, तो उनकी कोई अपनी जो ये मोटर गाड़ी होती है, यानी अपनी बाइक होती है, वैसे अपनी कार होती है, इससे कुछ अलग प्रकार की ध्वनि होती है, क्योंकि इसमें कीलें गड़ी होती है, तो वो अलग प्रकार की ध्वनि देती है। हीरामन दुआलों से बैल पीटता है, दुआलों से बैल पीटता भी उसके कान में बच्चे की बोली सी जैसी महीन फेनू गिलास बोल पड़ती, आहो मत मारो। मतलब कि बच्ची, वैसे लड़कियों की आवाज़ तो वैसे भी बहुत महीन होती है, ठीक है। और वो उसको क्या बोलती कि वो बैलों को मारता है चलाने के लिए, भी तेज चलाने के। आपने देखा होगा बैलों को ऐसे जैसे एक डंडी से बंधी होती है, कुछ ये कि जो रस्सी से बंधी होती है, उससे मार रहा है वो। लेकिन वो क्या, आहो मत मारो, पीछे से एक बच्ची की आवाज़, ऐसी पतली आवाज़, महीन मतलब पतली आवाज़ आती है, वो मत मारो। आवाज़ नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की है, जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़कर रात के अंधेरे में फारिस बंग मेले दिरोदा संगीत नौटंक कंपनी जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। तो वो क्या करती है, एक कंपनी में क्या करती है, नृत्य करती है, नौटंकी करती है। और वो कहाँ करती थी, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी। हो सकता है ये आपसे पूछा जाए कि पहले हीराबाई कहाँ नौटंकी करती थी, तो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में रात के अंधेरे में, मतलब उसने वो काम छोड़ दिया, मतलब रात को वहाँ नौटंकी छोड़कर अब वो कहाँ जा रही है, फारिस बिसगंज में ले गई।
फारिस बिसगंज मेले की धीरोता संगीत नाटक कंपनी में। तो ये दूसरी के नाटक कंपनी में जा रही है। मथुरा मोहन को छोड़कर कहाँ जा रही है? धीरोता संगीत नाटक कंपनी में जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। अब वो दूसरी कंपनी में नाटक करने के लिए जा रही है, नौटंकी करने के लिए जा रही है, या नृत्य जो भी कहें आप। तो उसमें क्या है, वो हीरामन की गाड़ी में सवार हो गई है। कौन हो? ये हीराबाई हो रही है। और गाड़ी कौन चला रहा है? हीरामन चला रहा है। आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते जाते हैं। कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता है, परंतु दोनों के वर्णित हाव इन मध्य प्रस्फुटित प्रेम भाव की व्यंजित करते चलते हैं। मतलब इस लाइन से आप क्या समझे? मतलब ये है कि दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन हाव भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। मतलब एक तरह का आकर्षण होता है, लेकिन कोई भी प्रेम को स्वीकार नहीं करता। न हीराबाई करते हैं और न हीरामन करते हैं। दोनों समझ चुके हैं कि हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, जज्बात जग उठे हैं, लेकिन उनके लिए प्रति स्वीकार नहीं करते हैं। वार्तालाप के मध्य सवर और यथार्थ के बीच इचकोले खाती गाड़ी फारिसबंद पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी कंपनी में चली जाती है। अब क्या है, जैसे जैसे गाड़ी पहुंच जाती है और जहां उसे जाना था, कहाँ जाना था? फारिस बिसगंज। तो वहां क्या है, हीराबाई विदा लेकर, किससे? हीरामन से विदा लेकर वहां कंपनी में प्रवेश कर जाती है। किसके लिए? नौटंकी के लिए। कहानीकार चाहता है कि वह कहानी यही समाप्त कर सकता था, परंतु तब कहानी का ऐसा सघन प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वैसे तो कहानीकार इस कहानी को यहीं ख़त्म कर सकता था, भाई उसको जाना था, वो पहुंच चुकी है। लेकिन इससे क्या है, वो जो अंत है वो इतनी उत्सुकता वाला एक अच्छा अंत नहीं होता। लेकिन जो हमारे कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु, और इन्होंने कहानी को आगे और बढ़ाया है। तो देखिए क्या मान्य भावनाओं की जटिलता की गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं को नित नए खुलते स्रोतों से पाठकों को अवगत कराकर एक अधिक अन्वित समावेश, एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनना अनिवार्य था। अब पाठकों के मध्य वो संवेदना नहीं भाव जागता, अगर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो। लेकिन हमारे लेखक ने इस कहानी को और आगे बढ़ाया है। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन उसके साथियों का पूर्व उगाड़ा हुआ उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नित्यांत नया भाव था। मतलब वो भी नौटंकी देखने की सोच रहे हैं। प्रेम के साथ जुड़े मान मनोहर प्रेमी के प्रति सुने किसी अपशब्द का तीव्र प्रतिरोध के प्रसंग 10 दिन 10 रात खुमारी पूर्ण मनस्थिति कथा को परिणित मार्मिक स्वभाव देने का भावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थी। अब क्या है, वो भी देखना चाहता है कि वो जाकर नौटंकी देखे और उसके मित्र भी। तो लेकिन क्या है उसके प्रति, क्योंकि वो उसके प्रति सोचने लगा है। किसके? हीराबाई के प्रति। इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु आकस्मिकता के साथ उसका अंत हुआ और पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने के बाध्य कर देती है। मतलब ऐसा प्रेम मिलना आकस्मिक, मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई आकस्मिक आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम मिलने की संभावना ज़्यादा हो, क्योंकि दोबारा एक दिन के मुलाकात से तो भाई अंतिम छोर तक नहीं पहुँच पाते। उसके लिए तो और भी मुलाकातों का होना जरूरी होता है। कौन सी आपातकाल स्थिति आ गई जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में बिना हीरामन की पूरी स्थिति समझाए निकलना पड़ा? मतलब ऐसी कौन सी आपातकाल, मतलब कि अचानक, कि हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में बिना हीरामन की पूरी स्थिति समझे निकलना पड़ा? क्या अभी उसका संयमित व्यवहारिक नीति को जानना प्रेम संयम के बांध को तोड़ देने की उद्यत हो गया था? उसी के फलस्वरूप उपजी हृदय विदारक पीड़ा से बचने के लिए हीराबाई को जुदाई की व्यवहारिक उपाय नजर आया। मतलब इस कहने का अभिप्राय, इस कहानी के माध्यम से हीराबाई नहीं चाहती कि वो क्या है उस प्रेम को आगे बढ़ाए, वो क्या है वो उससे जुदा होना चाहती है। ये सच में इस पैसे पट्टे की दुनिया के आगे एक फिर मानवीय संवेदना है। मतलब कि हीराबाई क्या करते, एक पैसे को सब कुछ मानती है। मतलब वो क्या होता है, वैसे नौटंकी करते उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं और वो क्या इधर कंपनी में उधर कंपनी में नौटंकी करती रहती है। हरते वक्त भावनाएं कमजोर पड़ गई। महुआ घटवारिनी सौदागर के हाथों बिकने के लिए इच्छा पूर्ण तैयार हो गई। महुआ घटवारिनी सौदागर, अब क्या है कि भाई वो उसको तो चाहिए पैसे, वो क्या पैसे को प्रायोरिटी दे रही है, हीरामन को नहीं। कारण जो भी और परंतु सौपन की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हृदय को अंदर तक द्रवित कर देता है। पाठक हीरामन
कि तीसरी कसम खाने की स्थिति जुड़ाव महसूस करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाह्य स्थितियों संयोजन को न होकर मानसिक स्थितियों को संयोजन था, उसे सविस्तार अंकन है। मतलब ये कहानी लिखी गई ना, इसमें न तो कोई घटना को विशेष को दिया गया है न बाह्य स्थितियों को दिया, इसमें एक मानसिक स्थिति को उजागर किया गया कि एक इंसान की मानसिक स्थिति, मानवीय जो भावनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण रखती हैं। भाई क्या है, तो वो क्या है, बांस की कसम भी अपने आप खाता है, चोरी का माल नहीं ला देगा वो भी। ये निर्णय कैसे लिया, उसकी मनस्थिति ने महसूस किया ये काम गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो तीसरी कसम के बारे में भी हम देखेंगे। भावनाओं की गहरी जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का लंबा होना अनिवार्य है। भाई देखो, जो आपकी भावनाएं होती है, तो भावना क्या, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो बार बार में वो ख्याल आते रहते हैं और ऐसे हमारा समय बीतता चला जाता है। वही हीरामन की स्थिति है, वो बार बार किसमें, हीराबाई के बारे में सोच रहा है कि क्या जरूरत थी भाई ये नौटंकी में आना जाने की। वो चाहता है कि वो मेरे विचारों को महत्व दे, लेकिन वो क्या, पैसे को अहमियत देती है। यहाँ शीर्षक की सार्थकता पर विचार करने से समझाता है हीरामन ने पहली 2 कस्में जिन स्थितियों में खाई थी उसकी गाड़ीवान जीवन में सहज व साधारण थी, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वह असाधारण व अभूतपूर्व घटना थी। भाई उसने 2 कसम पहले खाई थी, एक तो वो क्या, चोरी का माल नहीं ला देगा, तो ये भी एक साधारण कसम थी। दूसरी कसम क्या थी कि वो बांस नहीं ला देगा, ये भी उसकी एक साधारण कसम थी। लेकिन तीसरी कसम वो बल्कि असाधारण थी। वो क्या है, वो असाधारण किस लिए थी वो भी हम जानेंगे। ये तीसरी कसम सहज सरल बोले निश्चल हीरामन के हृदय में हीराबाई के संसक सौंदर्य कला के अभूतपूर्व संयोजन में उपजी कोमल भावना व उनके आकस्मिक दमन के फलस्वरूप उपजी स्थिति से संबंधित कसम है। मतलब ये जो उन्होंने खाई कि वो, मतलब मैं आपको बता ही देती हूँ कि वो खाता है कि मैं आज के बाद नौटंकी वाली को क्या गाड़ी पर नहीं बैठाऊंगा। अब भाई मान लीजिए कोई औरत बैठ भी जाए तो उसको क्या पता कि नौटंकी वाली है या भाई नर्तकी है, और वो उसकी, क्योंकि उसकी भावना को इतनी क्षति पहुंची है तो कि वो अंदर से टूट गया है इस कसम से। बांस से चोराबाजी का सामान न ढोने, तो उसमें कसम उसने जान में आफत बन जाने के कारण खाई थी। मतलब बांस और चोरबाजारी का तो भाई उसने, उसकी जान को आफत था, उसकी जान को खतरा था, कहीं मैं पकड़ा गया चोरी के तो मेरी जान जा सकती है और क्या मेरी मार पिटाई हो सकती है। बांस की भी उसने अपनी आफत में अपनी जान बचाने के। लेकिन जो तीसरी कसम है वो देखेंगे, बांस ढोने पर हुई दुर्घटना में उसकी पिटाई हुई थी, चोर बाजारी का माल ढोते वक्त उसके बैलों की जान आफत में फंस गई थी, परंतु कंपनी की बाई की सवारी तो उसके लाभप्रद सिद्ध हुई थी। कम से कम व्यापारिक दृष्टि से मुंह मांगा भाड़ा के अलवारा बख्शिश तो मिली ही है, ऊपर के नौटंकी देखने को पास मिले, नौटंकी देखने के पास मिले सो पास नहीं, पैसे मिले सो अलग, और एक भी नहीं पूरे 5 है, पर दिल के मामले में उसके लिए सौदा काफी घाटे का साबित हुआ। तो दिल के मामले में भाई वो बिल्कुल टूट चुका है। क्या टूट चुका है भाई, देखो उसे बख्शिश मिली, जो उसने किराया मांगा उसका कैसा किराया मिला, नौटंकी देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो कसम क्यों खाता है, क्योंकि उसका दिल टूटा है। वो सारी भावनाएं, सारे सपन उसके हृदय की अतल गहराई से दबे पड़े थे। इस संसर्ग से सारे बांध तोड़े उमड़े पड़े थे। हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल उसकी जिंदगी के लिए अमूल्य निधि बन गए थे। अब क्या आपने भी देखा होगा, कई बार हमारी यात्राएं ऐसी हो जाती है जो हमारे हृदय पर छाप छोड़ जाती है, हमें उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो वही हीरामन के साथ हुआ है। परंतु विरह की इस तरह दुख ने उसके हृदय को एक सूनेपन से भारी कर दिया है जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। अब जिस पर बीतती वही जानता है, दूसरा थोड़ी ना उसे दर्द समझेगा, वही जानता है। कोई गड़ा हुआ धन मिलने की खुशी के बाद उस धन लूट जाने के बाद जो अनुभूति होती है वैसी अनुभूति हीरामन को हुई। अब मान लीजिए आपको कोई खजाना मिल गया गड़ा हुआ, बड़ी खुशी, और फिर वो लूट भी गया, तो ऐसे क्या, ऐसे मतलब इंसान टूट जाता है। तो वही है, वो इतने प्यार के सपने देख रहा है और उसकी जिंदगी में हीराबाई आई और चली भी गई। ऐसे आगे से उसकी मरमता पीड़ा से बचने के लिए उसने तीसरी कसम खाना लाजमी और स्वाभाविक था। मतलब वो बार बार नहीं टूटना चाहता था, तो इसलिए उसने कसम खाई। तीसरी कसम हीरामन में अन्य कई मर्मता अनुभूति को पाठक के समक्ष साकार कर देती है। पाठक इस पीड़ा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा, भावनाएं करुण गहराई तक प्रभावित कर जाती है। वो इसी प्रभाव से शीर्षक की सार्थकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीसरी कहानी
यानी तीसरी, माफ कीजिए, तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नैरथ की एक कालजयी कहानी है। कालजयी मतलब कालो मतलब चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। कालजयी, आज भी उसे पसंद किया जा रहा है, पहले भी किया जाता था और आगे भी किया जाता रहेगा, ऐसी कहानी है। इस कहानी में इंद्रिय बोध बिंबों प्रतीकों के माध्यम से गुजरती हुई लयात्मकता, गहता, नाटकता से परिपूर्ण हो खत्म होने पर कुछ ऐसा मन छोड़ जाती है, इसकी अनुभूति दर मन मस्तिष्क को आच्छादित किए रहती है। सारी कहानी अंतरयात्रा मतलब आच्छादित मतलब मन को क्या है, तोड़ के रख देती। भाई मैं क्या कहते हैं ना, हम जब कुछ अच्छा कार्य करने चले, हमारे अब पड़ोस में काम चला हुआ है, वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। हीरामन गाड़ीवान की एक पीठ पर गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। हीरामन बैलगाड़ी की सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान, अब ये जगह के नाम पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का इस पार से उस पार, लेकिन अभी तो उसे ऐसी गुदगुदी पीठ, मतलब उसने चोरी का माल भी ढोया, लेकिन उसकी पीठ पर ऐसी गुदगुदी उसने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि वो प्रेम भाव महसूस कर रहा है। 2 कस्में खाई उसने, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरा बांस को नहीं ला देंगे। अपने हर बाड़ादार से पहले पूछ लेंगे कि चोर का माल तो नहीं है और बांस तो नहीं है। बांस ला देने के लिए 50 रुपये भी दे कोई, तो भी गाड़ी हीरामन गाड़ी नहीं की नहीं मिलेगी, मतलब कोई 50 रुपये दे तो भी मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम को होते नौटंकी नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती, भैया मीता। हीरामन उस्ताद गुरुजी हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन में कोने में बजता रहता था दिन भर। अब क्या, उसका जो नौटंकी का गाना है वो उसके हमेशा कानों में बजता रहता था। हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा भी तो बहु छोटा हो गया है, क्यों मीता बहु मुँह गटवारेन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। महुआ गटवारन को सौदागर तो नहीं खरीद ली, ये बात कौन कह रही है? हीराबाई कह रही है। उसने उलट कर देखा तो बोरे भी नहीं थे, बांस भी नहीं था, बाग भी नहीं था, परी थी गीत क्या है मीता। हीरा देवी महुआ गटवारन कोई नहीं, भरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर ना होना चाहती थी। हीराबाई के होठ हिल रहे थे, या शायद तीसरी कसम खा रहा था कि कंपनी की औरत की लदनी, मतलब कि आज के बाद मैं कंपनी की औरत को नहीं बैठाऊंगा। हीरामन ने अर्थात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते बोला, रेलवे लाइन की ओर उल्ट फेर कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी और हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी आ मारे गए गुलफोम। ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी थी या मारे गए गुलफोम, दोनों के क्या नाम अलग अलग है लेकिन कहानी एक ही है, जिसमें ये पूछा जाता है कि हीरामन ने तीसरी कसम क्या खाई थी। पहला तो ये खाया था कि वो चोरी का माल नहीं ला देगा, दूसरा बांस को नहीं ला देगा, तीसरा वो क्या है, किसी कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। तो ये कहानी इन 3 कसमों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफर चला हुआ है 999 का, जिसमें आप क्या है अपने UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू चारों ही प्रोसेस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको RTGT PGT एस्टेट के नोट्स चाहिए तो मात्र और मात्र 899 रुपये के कल तक का ऑफर है, तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या है ये 1499 के तो ये हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वाले, और 1100 रुपये के आपके एस्टेट वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। कोई भी संशय है कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।